हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज के दिन में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज के अखबार में है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। तो इसमें ऑब्वियसली प्रीलिम्स के संबंधित एक दो बात इंपॉर्टेंट है। पहला कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। संस्था का नाम यहाँ पे दिया यूएनएफपीए। फिर इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्वियसली रिपोर्ट है तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे। तो की ऑब्जर्वेशन हमें प्रीलिम्स के लिए याद रहने चाहिए और मेंस के लिए भी याद रहने चाहिए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा बाय द मिडल ऑफ द ईयर। ये वाला बात आपको पता होना चाहिए। फिर 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 वर्ष के उम्र कैटेगरी में पड़ते हैं, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है इस टर्म को। यहाँ पे लिखा वर्किंग पॉपुलेशन। 25% जो लोग हैं वो 0 से 14 वर्ष की उम्र में पड़ते हैं और जो 65 प्लस लोग हैं वो 7% उनकी संख्या है। टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का है वो 2 है। इसका मतलब एक वुमेन जो है अपने लाइफ टाइम में 2 चाइल्ड को बर्थ देती है ऑन एन एवरेज। इसको टीएफआर बोलते हैं। दैट इज टीएफआर। वैसे चाइना का टीएफआर देखिए कितना कम है, 1.2। क्योंकि चाइना में काफी समय के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी चला। अब वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो 73.5 ईयर्स है। इसका मतलब वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज लोग 73.5 ईयर्स जीते हैं और इंडिया में 72.5 ईयर्स। तो अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ल्ड के मुकाबले कम है, पर ये काफी इंप्रूव हुआ है। फिर उस रिपोर्ट में इंडिया के लिए कुछ सजेशन है कि इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन इस कैटेगरी में होने के बावजूद भी अगर इंडिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का राइट यूज करना है तो हम लोग को रूरल यूथ में खासकर ये एजुकेशन और स्किलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ये यूएन का रिपोर्ट आया, इसके संबंध में एक्सप्लेन पेज में भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको यहीं पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा, लिंक करने में इजी होगा। आर्टिकल का हेडिंग है बिहाइंड पॉपुलेशन नंबर्स। इसका मतलब ये है जो पॉपुलेशन एस्टिमेट यूएनएफपीए ने दिया है अपने रिपोर्ट में, इंडिया का खुद का जो एस्टिमेट है उससे भी ज्यादा है। एक्यूरेट पिक्चर हमें सेंसस से मिलता है इंडिया का, पर सेंसस अभी डिले हो गया है। इस कारण से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जो जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, इसी रिपोर्ट के आधार पर लास्ट ईयर चाइना का पॉपुलेशन मिड में 144 करोड़ होना था, जो कि इंडिया के 140 करोड़ से ज्यादा होना था। बट इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ा है सडनली एक साल के अंदर, और चाइना का जो 23 मिलियन पॉपुलेशन कम हुआ है, इसके पीछे कोई टेंजिबल रीजन नहीं है। क्योंकि पूरा ये एट द एंड ऑफ द डे ये सारा एस्टिमेट्स है, इनके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसीलिए डेटा जस्ट रेफरेंस के लिए होता है, इसका कोई मार्जिनल सिग्निफिकेंस नहीं है। यूएनएफपीए रिपोर्ट जो होता है ये 1978 से चला आ रहा है। एक रिलायबल इंडिकेटर है ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड्स, और आपको ट्रेंड्स जानने में हल्का हेल्प कर सकता है। सिंस पॉपुलेशन साइजेस डायनामिक होते हैं तो डिफिकल्ट टू कैप्चर एक्यूरेट नंबर, ये खुद ही बोल दिया ये बात। अब इंडिया का सेंसस के हिसाब से देखिए, 2011 सेंसस के हिसाब से अपना पॉपुलेशन है 121 करोड़। और उसके बाद 2020 में सेंसस ऑफिस ने 2012 से लेकर 2036 तक के पॉपुलेशन का एक अपने से ऑफिशियल एस्टिमेट शेयर किया था, एक ट्रेंड हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके। तो उस पोजीशन के हिसाब से इंडिया का 2023 पॉपुलेशन होना चाहिए था 139 करोड़ के आसपास, जो कि यूएनएफपीए का जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट है उससे काफी कम है। तो अपने को ये आर्टिकल पढ़ के बस यही समझना है कि यूएनएफपीए जो रिपोर्ट है एक तरह का प्रोजेक्टेड नंबर देता है, एस्टिमेट्स देता है, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं देता। और सेकंड, अपने कंट्री में सेंसस का डिले होने की वजह से काफी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। पहले कोविड के वजह से नहीं हो पाया एनपीआर वाला एक्सरसाइज पूरा। अभी जनरल इलेक्शन आने की वजह से हो सकता है सेंसर एक्सरसाइज और डिले हो जाए। इस एक्सरसाइज में लगभग 2 साल लगता है, तो इतना डिले होगा तो इसका इफेक्टिव यूज नहीं हो पाएगा। इसमें कई सारे रिपोर्ट्स में और भी टाइम लगते हैं। तो ये जस्ट बता रहा है कि सेंसस डिले नहीं होना चाहिए था पर डिले हो गया। तो ये हल्का रेफरेंस आपके माइंड में रहेगा ये दो चीज का, तो पूरा एसेंस आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेम सेक्स मैरिज वाला केस चल रहा है, आप सभी को पता है। अब आपको पता होगा परसों सेंटर ने बोला था ये एलिटिस्ट आइडिया है, सिर्फ अर्बन लोग इसको महसूस करते हैं। तो सीजीआई ने ऐसा बताया कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो गवर्नमेंट के बात को एग्री करे। तो इस आर्टिकल को हम लोग अब और नहीं पढ़ेंगे। इसमें जब फाइनल जो निकल के निष्कर्ष आएगा उसको देखेंगे, क्योंकि इसमें जो इश्यूज है, चैलेंजेस हम लोग ने पढ़ लिया। अब इसमें खाली सुप्रीम कोर्ट का पास्ट जजमेंट्स है, उसमें और एक इंसाइट आया है एक्सप्लेन पेज में। बस वही वाला पार्ट हम लोग हल्का सा केसेस का नाम देख लेंगे और उसमें क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया गया था वो समझ लेंगे, क्योंकि वो हम लोग को पॉलिटी के और भी आंसर में लिखने में काम आएगा। जब इंडियन पॉलिटी का और भी क्वेश्चन आएगा मेंस में या फिर प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट पूछ दिया उन जजमेंट से, तो उसके लिए हमें बेनिफिट आएगा। इसलिए उस कारण से हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो भी बना दिया सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इसके बारे में अलग से और भी जानना है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्सप्लेन पेज में दिया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स का, जिसने एलजीबीटी कम्युनिटी राइट्स के टच अपॉन किया। तो पहला है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस से पहले आपको एक बार सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में जानना होगा।
इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दिया था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को। सेक्शन 377 क्या है? जो होमोसेक्सुअलिटी को, बिस्टेलिटी को जो क्रिमिनलाइज करता है। फिर 2014 में एक अलग बेंच ने ट्रांसजेंडर पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 में पढ़ते हैं, उसको अफर्म किया, माने माना उस राइट को। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ जजमेंट हो गया। फिर नालसा केस में क्या हुआ? कोर्ट ने उस सारे आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया जो उसने सुरेश घोषाल केस में माना था। यानी कि सुरेश घोषाल केस में उन्होंने माना सेक्शन 377 जो है वो वैलिड है, पर उसको अब गवर्नमेंट ने नालसा केस में इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने अपहेल्ड किया राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू डिसाइड देयर जेंडर एंड डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू देयर जेंडर। इसी के बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आईडी कार्ड वाला स्कीम भी स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, सच एज मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। फिर केएस पुट्टुस्वामी केस के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका। ये लैंडमार्क केस था 2017 का। इसमें 9 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की यूनानिमसली रिकॉग्नाइज किया राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका जो राइट्स है वो सो कॉल्ड राइट्स नहीं है, बल्कि रियल राइट्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन के आधार पर बना हुआ है। इसके अंदर राइट टू लाइफ, प्राइवेसी एंड डिग्निटी, सेंस ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है एक बंदे के आइडेंटिटी का। तो इक्वल प्रोटेक्शन डिमांड्स प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये अपहेल्ड किया था केएस पुट्टुस्वामी केस में। फिर एक केस था सफीन जहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एक 24 ईयर ओल्ड वुमेन ने अपने शादी करके अपने आप को कन्वर्ट किया था इस्लाम धर्म में, ताकि वो अपने मैन ऑफ हर चॉइस से शादी कर सके। तो इसके अंदर रूलिंग के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू चूज वंस पार्टनर एज अ फैसेट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो लिबर्टी और डिग्निटी के फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस को एक्नॉलेज किया कोर्ट के अंदर। इंटीमेसीज ऑफ मैरिज जो होती है वो कोर जोन ऑफ प्राइवेसी के अंदर लाई करती है, विच इज इनवायोलेबल, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। साथ ही सोशल अप्रूवल फॉर इंटीमेट पर्सनल डिसीजंस इज नॉट द बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजिंग देम। मतलब अगर सोसाइटी उस चीज को नहीं मान रहा तो इस बेसिस पे हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो बंदे का चॉइस नहीं हो सकता। ये जजमेंट का सफीन जहां केस का की इनसाइट था। वैसे ही ये शक्ति वाहिनी केस भी है, नवतेज सिंह जोहार केस भी है, दीपिका सिंह केस भी है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नवतेज सिंह जोहार केस है, जो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। 2018 के जो अंदर जो हुआ था, ये लैंडमार्क केस था, जिसके अंदर 5 जज बेंच ने बोल दिया कि सेक्शन 377 जो आईपीसी का है उसको उसी एक्सटेंट तक स्ट्रक डाउन कर दिया जाए जितना एक्सटेंट तक वो क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को। यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को हेटेरोसेक्सुअलिटी के इक्विवेलेंट ला दिया गया इस जजमेंट के द्वारा। इसके अंदर बता दिया गया कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है वो इक्वल सिटीजन्स है, और अंडरलाइन किया गया इस बात को कि दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द इन लॉ बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। सबसे बड़ा इंसाइट इस केस का यही था। शक्ति वाहिनी वाला केस में ऑनर किलिंग को प्रिवेंट करने के लिए तो इधर सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला, ऐसे डायरेक्टिव इशू किए ताकि ऑनर किलिंग को प्रिवेंट किया जा सके और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके जो पंचायत के अप्रूवल के बिना शादी करे अपने चॉइस से। तो राइट टू चूज पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट, ये वाला बात यहाँ पे रीआइटरेट किया गया था। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस आप एक एक दो लाइन में याद रख सकते हो अपने लिए, मैंने एक बार रीड आउट कर दिया आपके लिए। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं आज फिर भी एक्सप्लेन पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ और भी आर्टिकल जैसे हमने पढ़ा वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट बन सकते हैं, तो आपके रीड करने के लिए ईजी होगा। फिर एक्सप्लेन पेज में डेड नेमिंग बोल के एक आर्टिकल है। ट्विटर में क्या है, रिसेंटली उनके पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ और उन्होंने जो प्रोटेक्शन दिया था पहले डेड नेमिंग के अगेंस्ट, उसको उन्होंने हटा दिया। एक हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी था ये, उसके अंदर आता था डेड नेमिंग, अब उसको हटा दिया गया। अब इससे क्या है, ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनको डेड नेम किया जाता था पहले, मिसजेंडरिंग किया जाता था उनके अगेंस्ट, तो उनके इंटरेस्ट को हर्ट करता है ये। ट्रांसफोबिया, सिस सेक्सिज्म, ये उन सब का पार्ट है। सिस सेक्सिज्म बेसिकली क्या होता है कि ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इंसान के मेंटल हेल्थ कंडीशन को। कोई किसी के सेक्सुअलिटी पे, किसी के जैसे समझ लीजिए कोई पैदा हुआ मेल और वो अपने आप को वुमेन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये जो चेंज हुआ, ये ट्रांजिशन जो हुआ, ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके चक्कर में डेड नेमिंग बहुत ही पॉपुलर होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे लोगों को मेंटल हेल्थ कंडीशन को फर्क पड़ सकता है, लोग सुसाइडल हो सकते हैं, उनको फिजिकली और वर्बली असॉल्ट किया जा सकता है, अब्यूज किया जा सकता है। तो ये डेड नेमिंग का पॉलिसी ट्विटर ने हटा दिया। तो इसको देखते हुए कई लोगों ने कमेंट किया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है ट्विटर का काफी कम हो गया है और काफी सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है अंडर लीडरशिप ऑफ इलॉन मस्क। ये ऐसा आर्ग्यूमेंट बन गया। देखिए एग्जाम के लिए सब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम के लिए खाली अभी जान सकते हो कि डेड नेमिंग क्या होता है। डेड नेम इज एसेंशियली द नेम that a trans non-binary or a gender expensive person was called before they adopted a more self-affirming name. The act of intentionally or not calling a trans non-binary or gender expensive person by dead name is known as dead naming. तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आज के इकोनॉमी पेज में एक और सिग्निफिकेंट आर्टिकल ये है, नेशनल क्वांटम मिशन। क्वांटम टेक्नोलॉजी आपको पता है फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है मेनली। ये बेसिकली सारे साइंटिफिक फेनोमेनन और एग्जिस्टेंस को एटम में डील करता है।
ये समझता सब कुछ एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस प्रिंसिपल को यूज करके पूरा क्वांटम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया नेशनल क्वांटम मिशन को। तो इसके अंदर मेनली हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर। साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करेंगे कंप्यूटर्स मेनली, ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अभी रिसेंटली हम लोग 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के कंप्यूटर को डेवलप करेंगे अगले 8 साल के अंदर, जो कि वेरियस प्लेटफॉर्म यूज करेगा सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी यूज करके। सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन भी हम लोग स्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगे ग्राउंड स्टेशन से 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर इंडिया के अंदर। फिर लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ। इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ट्राई करेंगे, जो 2000 किलोमीटर के बाहर के रीजन को एक्सप्लोर करेगा। मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क विद क्वांटम मेमोरीज भी डेवलप करने का प्लान है। ये सब की ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको हल्का ध्यान रहेंगे तो मेंस एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा। प्रीलिम्स में इसका इतना सिग्निफिकेंट यूज नहीं है, पर मेंस के लिए काफी रिलेवेंट रहेगा। ये नेशनल मिशन कौन लीड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड करेंगे इसको, और भी डिपार्टमेंट्स हेल्प करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है अभी अंडर वे है कुछ कंट्रीज में। इनका नाम है यूएस, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना एंड ऑस्ट्रिया। अब इंडिया भी इसमें शामिल हो सकता है। इतना अभी आप जान लीजिए। इसके बाद और कुछ बातें होंगी तो हम लोग पीटी 365 और मेन 365 में जब आएगा उसके अकॉर्डिंग हल्का रीड कर लेंगे, पर अभी अवेयरनेस के लिए वाला पार्ट सफिशिएंट है। फिर वर्ल्ड पेज में सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया कि आज भी सीज फायर हो गया है। श्रीलंका के लोकल बॉडी पोल को इंडेफिनेटली रद्द कर दिया गया क्योंकि फंड क्रंच है। फिर यूके थिंक टैंक मानता है कि एंटी हिंदू हेट सेंटीमेंट यूके स्कूल्स में काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी साउथ कोरिया सोच रहा है कि मिलिट्री एड दे यूक्रेन को। ऐसे और भी छोटी मोटी बातें दी गई है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं। तो बस यही था आज के अखबार में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पे जाके आप एक्सप्लेन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसका इन्फॉर्मेशन वहां गिवन है उसको रिवाइज करने के लिए। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।